नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा है, ठीक है। मेडाइवल हिस्ट्री चल रही है, तो मुगल काल के बारे में जो हम अभी क्या करें देखेंगे, ठीक है ना। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, मेडिवल पीरियड में दो दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। इसके बाद जो फिर इसके बाद जो मैंने मेन चैप्टर पहले बताया था कि उसको कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो चैप्टर बचा है छोटे मोटे उसको कवर कर लें मेडिवल में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। तो मुगल काल के बारे में हम देखिए, इनका पहले शासन काल देखिए कितना 1526 से 1707 ईस्वी तक रहता है मुख्यतः, ठीक है। आगे भी रहता है मुगल शासक का काल, लेकिन जो मेजर जो बोलते हैं ना क्लाइमेक्स होता है ना कि इतने समय में ये काफी मतलब कि उनका एक साम्राज्य था, बाकी वो पतन की ओर ये हो जाते हैं 1526 से कितना 1707 याद रखिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे मुगल शासक के बारे में, ठीक है ना। फिर मुगल की राजनीति एवं प्रशासन के देखेंगे, ठीक है ना। उनकी राजनीति एवं प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। फिर उनके मुगल काल की जो कला एवं संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। फिर मुगल काल की क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में। ये याद रखें, जनरली यही चीज पढ़ना होता है किसी भी टाइम का, एक उसके शासक के बारे में, फिर उसके जो राजनीति प्रशासन है, ठीक है ना। फिर उसके बारे में कला एवं संस्कृति की अर्थव्यवस्था के, और फिर उस समय क्या एक सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना होता है। यही चीज़ मुख्यतः पढ़ना होता है, ठीक है। किसी भी टाइम पे उठाएंगे तो आपको याद रखना है, आपको ये याद रखेंगे ना पॉइंट ना, तो आपको बहुत बेनिफिट बढ़ेगा। क्या उसमें क्या पढ़ेंगे, शासक, फिर उसका राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति के ऊपर शासनिक व्यवस्था, फिर उसकी संस्कृति पढ़ेंगे, सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। ये उस समय देखिए, ये लोग अपना ना आगरा को हेड बनाते हैं, ठीक है ना। किसको हेड बनाते हैं, ये आगरा को। फिर यहीं से सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत में किसको हेड बनाया गया था, तो दिल्ली सल्तनत में दिल्ली को। इसमें क्या चीज़ को बनाया गया, आगरा को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इब्राहिम लोदी के समय तक दिल्ली सल्तनत काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, ठीक है ना। इस समय भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे। इन्हीं परिस्थितियों में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। देखिए, जब इब्राहिम लोदी था ना, उस समय क्या हुआ कि जो दिल्ली सल्तनत है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, ठीक है ना। और उनकी जगह पर क्या छोटे छोटे जो सामंत होते थे, ठीक है ना, जो प्रांतों में बैठे होते थे सूबेदार, ये सब अपने आप को क्या करने, मजबूत करने, और यही कंट्रोल की स्थिति में आए, ठीक है ना। अलग अपना स्वतंत्र राज्य स्थापना कर लिया, ठीक है ना। ये देखने को मतलब है। कई युद्धों में लगातार विजय हासिल कर एक नए राज्य की स्थापना की, ठीक है ना। इन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने क्या, बाबर ने आक्रमण किया था और कई युद्धों में लगातार अपना हासिल कर उन्होंने नए अपना साम्राज्य स्थापित किया, जो भारतीय इतिहास में मुगल भारत के तौर पर जाना जाता है। बाबर के बाद इसके वंशजों ने एक लंबे समय तक शासन किया। मुगलों के अधीन अनेक महत्वपूर्ण विकास हुए, जिनमें अनेक तत्व इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान, ठीक है ना। और आपको देखना है कि बाबर के बाद जो आए ना, तो उन्होंने कई लोगों ने कई शासकों की, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये सब है। उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार में पूरा ध्यान दिया और उन्होंने साम्राज्य के विस्तार में काफी महत्वपूर्ण स्थान, ठीक है ये। और उस समय से एक मुगल अंपायर बोला जाने लगा, इतने बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया कि उनका मुगल अंपायर, ठीक। मुगल शासकों के बारे में थोड़ा देखते हैं। बाबर पहला जो इसका शासक होते हैं, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक रहते हैं, ठीक है ना। फिर आगे दूसरा होता है हुमायूं, 1530 से 1540। फिर आते हैं अफगान वंश, जो शेरशाह सूरी और उसके वंशज, ये 1540 से 1555 तक रहते हैं, इसको याद रखना। बीच में देखिए हुमायूं नहीं है, 1540 से 1555। फिर हुमायूं की वापसी होती है 1555 से 1556 ईस्वी तक वो रहते हैं, ठीक है ना ये। क्योंकि बीच में ये हुमायूं को हराकर ये शेरशाह आ जाते हैं और उसके बाद अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। फिर हुमायूं इनको हराता है, इनके वंशज को, और फिर वो अपने साम्राज्य स्थापित कर लेते। फिर अकबर आते हैं, जो बैठे 1556 से 1605 ईस्वी तक, ये आपको याद रखना है। अकबर 1555 से 1600, काफी इंपॉर्टेंट राजा होंगे इस पीरियड में, ठीक है ना, तो इनका इंपॉर्टेंस है। आगे है जहांगीर, ठीक है ना। तो जहांगीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये 1605 से 1627 ईस्वी तक रहते हैं जहांगीर। अकबर के बाद कौन है, जहांगीर, 1605 से 1600। फिर आते हैं शाहजहां, 1627 से 1658 तक रहते हैं। 1627 से कितना रहते हैं, 58 तक रहते हैं शाहजहां। फिर औरंगजेब आते हैं 1658 से 1707, ये सबको याद रहे। फिर क्या आते हैं, औरंगजेब आते हैं, जो 1658 से 1707 तक रहते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है ना ये। अब आते हैं हम लोग आगे देखते हैं जो बाबर के बारे में। देखिए, बाबर के जो था, इनका शासन मतलब 1526 से 1530 ईस्वी तक था। इनके जो पिताजी का नाम था वो उमर शेख मिर्जा था, ठीक है ना। पिता का क्या नाम था, उमर शेख मिर्जा, और तैमूर लंग से ये बिलोंग करते थे, तैमूर लंग डायनेस्टी से, वंश से, ठीक है ना। ये तैमूर लंग वंश से बिलोंग करते थे, आपको याद रखना। पिता का क्या नाम था, उमर शेख मिर्जा, ठीक है। ये पूछ सकते हैं क्योंकि ये मुगल काल में एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सभी शासकों के बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी। तो ये तंबूर लंग वंश की स्थापना करते। फिर इनकी माता जो थी कुतुब निगार खां, इनकी माता का क्या नाम है, कुतुब निगार खां, और ये क्या है, मंगोल वंश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कहाँ से, मंगोल वंश से। तो पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, ये तैमूर लंग से वंश से बिलोंग करते हैं, और माता का नाम कुतुब निगार खां, ठीक है। माता का नाम कुतुब निगार खां और ये मंगोल वंश से बिलोंग करती है। आगे जो है तैमूर वंश, ये देखिए, ये दोनों क्या है,
ये तैमूर वंश और मंगोल वंश दोनों से, ठीक है ना, पिताजी तैमूर वंश है और ये मंगोल वंश। आगे दौलत खां लोधी एवं राणा सांगा के निमंत्रण के बाद, ये याद रखना है, दौलत खां लोधी, ठीक है ना, और राणा सांगा, एक राजपूत शासक हुए राणा सांगा, और पंजाब के एक सूबेदार थे दौलत खां लोधी, ठीक है ना। उसके निमंत्रण के बाद बाबर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। आगे उसने 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े तथा सभी में जीत हासिल कर एक नए राज्य की स्थापना की। उसने 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और उसमें फिर क्या उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है ना। कौन किसके निमंत्रण पर, तो दौलत खां बुलाए थे और राणा सांगा, ठीक है ना। ये बाबर के युद्धों का क्रम हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और किन के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है ना, 1526 ईस्वी में, ठीक है ना, 1526, ठीक है। ये अब आते हैं पहली बार इस युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। याद पहली बार तोप खाने का कब प्रयोग किया गया किस युद्ध में, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है ना। उसमें बाबर ने इसको यूज किया। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ तुगलमा और रूमी रणनीति का प्रयोग किया, तुगलमा और रूमी रणनीति, ठीक है ना। ये याद रखना है कि जो था बाबर, ये बहुत फेमस हुआ जो रणनीति था तुगलमा और रूमी, इसी के बदौलत जो था मुगल वंश के मतलब जितने शासक हुए वो अपना साम्राज्य ज्यादा विस्तार किया। उनके पास क्या थी, तोपखाना थी और तुगलमा और रूमी पद्धति की मदद से, ठीक है ना। ये आगे थोड़ा देखते हैं। इसने सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग नहीं किया था, ये लोगों ने बारूद का प्रयोग सबसे पहले नहीं किया। बारूद का प्रयोग दक्षिण भारत में पटाखों में इससे पहले होता था, ठीक है ना। पटाखों में इससे पहले ही प्रचलित था। वहां हो सकता था पटाखों बनाते हो, ठीक है ना, वहाँ पटाखों में लोग इसको बारूद को यूज करते थे, ठीक है ना। ये तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने तोपखाना में पहली बार बारूद का प्रयोग किया, दक्षिण भारत में इससे उनसे पहले प्रचलित है, ठीक है ना। लेकिन युद्ध के रूप में देखिए तो ये यहाँ पहली बार देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं खानवा, दूसरा होता है खानवा का युद्ध, ठीक है ना। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। यही राणा सांगा जो जिसको बुलाए थे, अपना निमंत्रण दिए थे, फिर इन्हीं को ये हरा देता है, ठीक है ना। ये 1527 में शायद, ठीक है ना। तो ये राणा सांगा इनको बाबर फिर इनको हरा देता है, किसको, खानवा के युद्ध में, किसको, राणा सांगा को, जो इनको निमंत्रण देकर बुलाए थे, ठीक है ना। अच्छा निमंत्रण इन्होंने दे दिया। फिर दूसरा जो चंदेरी का युद्ध था, चंदेरी का युद्ध में किन के बीच हुआ, बाबर और मेदिनी राय के बीच। किनका हुआ, बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध, ये याद रखना है, बाबर और मेदिनी राय के बीच। और अगला जो होता है घाघरा का युद्ध, ये बाबर और अफगान के बीच होता है, ठीक है ना, बाबर और अफगान के बीच, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला होता है पानीपत का युद्ध, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। दूसरा होता है खानवा का युद्ध, राणा सांगा और बाबर के बीच। और चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय और बाबर के बीच। और घाघरा का युद्ध होता है बाबर और अफगान के बीच, ठीक है ना, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। बाबर के समझ में कुछ महत्वपूर्ण बातें और योगदान थोड़ा सा आगे हम लोग देख लेंगे। हुमायूं जो है, हुमायूं को शासनकाल कब रहता है, एक पीरियड जो है उसको दो भागों में इसका शासनकाल है। पहला जो 1530 से 1540 ईस्वी तक, ठीक है ना। ये हुमायूं के समय में अनेक समस्याएं थी, आंतरिक और बाह्य दोनों उसको चुनौतियां थी। भाइयों की महत्वाकांक्षा, उसके जो भाई थे अस्करी हिंदाल कामरान, ठीक है ना, अस्करी हिंदाल और कामरान, वो भी क्या बनना चाहते थे, शासक बनना चाहते थे। तो पहले तो इनके बीच था अस्करी हिंदाल और कामरान के बीच, फिर उसके बीच शेरशाह की चुनौती थी, ठीक है ना। इसी बीच उसने कई युद्ध लड़े, फिर भी उन्होंने कई युद्ध लड़े और कई जीते भी और हार भी हुई, ठीक है ना। जो जीते वो कालिंजर का युद्ध जीते, ठीक है, 1531 में, ये याद रखना है। कौन सा, कालिंजर का युद्ध जीते 1531 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा जो चुनार का युद्ध जीते 1532 में, चुनार का युद्ध 1532 में। फिर गुजरात का जो है उस गुजरात को कब जीता, 1532 में, ठीक है। कालिंजर को जीता, चुनार को जीता और इसको गुजरात को, ये आपको कालिंजर को, चुनार को और गुजरात को। हार कहाँ हुई, चौसा के युद्ध में 1539 में हुआ था, करमनासा नदी के तट पर। और हुमायूं ने इसमें कूदकर अपनी क्या होती जान बचाई थी, ठीक है, नदी में कूदकर जान। कनौज था दूसरा, वो कनौज या बेलग्राम का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में, ठीक है, एक साल बाद। यहाँ भी वो हार गए, ठीक है ना। दोनों को शेरशाह सूरी से हरा, दोनों में जो थे शेरशाह सूरी से इनको ये हुआ, शेरशाह सूरी ने इसको हराया था। और यहाँ पर ही शेरशाह सूरी का जो क्या होता है डायनेस्टी आता है, ठीक है ना। ये तो जीते किस में थे, कालिंजर में, चुनार में और गुजरात को जीते थे, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं हारे किस में थे, चौसा में और बेलग्राम। अब आते हैं अफगान वंश, इसको देखते हैं, ठीक है। तो अफगान वंश जो होते हैं शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक ये रहते हैं शेरशाह सूरी, ठीक है ना। एक बार देखते हैं प्रारंभिक जीवन, युद्ध विजय एवं कार्य में उनकी उपलब्धि, ये उनको देखना बहुत जरूरी है, एक इंपॉर्टेंट हुए राजा हुए, ठीक है। इनका प्रारंभिक, इनका बचपन का नाम फरीद था, ये पूछता है कई बार, आपको इसको याद रखना। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था, फरीद था। शासक बनने से पहले पिता की जागीर में कार्य किया, वो राजा बनने से पहले किसके, पिता के जागीर में वो कार्य करते थे। बाबर की सेना में कुछ समय के लिए कार्य किए और बाबर की सेना में भी उन्होंने कुछ समय के लिए कार्य किया, ठीक है ना। निर्णायक युद्ध कब हुआ, 1539, ठीक है ना, चौसा। इसमें क्या होते हैं, वो हार जाते हैं। और 1540 में, ठीक है ना, कनौज में, कनौज से बेलग्राम के युद्ध में हारते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जीत जाते हैं, ठीक है ना, शेरशाह सूरी जीत जाते हैं और हुमायूं हार जाते हैं, ठीक है। ये उसमें अगला इनका क्या, बलूचों को समाप्त किया, ठीक है ना। बलूचों को क्या किया, समाप्त किया। ग्वालियर और मालवा पर क्या, जो ग्वालियर था और मालवा को क्या किया, अपने राज्य में मिला लिया, किसको, ग्वालियर और मालवा को। लेकिन
1545 में कालिंजर घेरे के समय तोप का गोला फट गई और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जब वो कालिंजर पर चढ़ाई कर रहे थे तो उसी समय एक तोप का गोला उनके तरफ आ जाता है, जिससे क्या होता है ना कि उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, घायल हो जाते हैं, फिर उनके बाद कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। शेर शाह की उपलब्धियां को देखेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि जो है उनके जीवन के बारे में 15 फरीद था, बचपन का नाम फरीद था और वो पिता की जागीर में कार्य करते थे शासक बनने से पहले, कुछ समय के लिए कार्य किया। ठीक है, बाबर की सेना में भी उन्होंने ग्वालियर और मालावा को जीत लिया था। और 1545 में जो क्या था, उनको तोप का गोला पड़ गया तो उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, उन्हीं की तरफ गिर गया था। शेर शाह की उपलब्धियां क्या है? शेर शाह की उपलब्धियां थोड़ा सा जानना जरूरी है कि इनके प्रशासन के बारे में देखना चाहते हैं, देखेंगे। फिर भू राजस्व व्यवस्था के बारे में, सैनिक सुधार और कल्याणकारी कार्य। ठीक है ना, देखिए शेर शाह की उपलब्धियां में क्या है, उनके प्रशासन के का जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। फिर भू राजस्व व्यवस्था देखेंगे, सैनिक सुधार देखेंगे और कल्याणकारी कार्य देखेंगे। जो जो था केंद्र, देखिए कैसे था केंद्र, ऐसे शासक में बटा हुआ था। प्रांत क्या था, इनके समय प्रांत नहीं था, अनुपस्थित था। उसके बाद केंद्र के बाद क्या थे, डायरेक्ट जिला के बारे में। और जिला के जो मेन अधिकारी होते थे वो सिकदार होते थे, सिकदार सिकदारन कहा जाता था। और दूसरा जो अधिकारी होते थे मुंसिफ में मुंसिफियान। ठीक है ना, ये। और उसके बाद प्रगना होता था, इसमें 3 होते थे। अमील जो प्रशासन देखता था, मुंसिफ राजस्व वसूली करता था और कानून को निरीक्षण और राजस्व का करता था। ठीक है ना, कानून को निरीक्षण राजस्व। और उसके बाद ग्रामीण आता था, ग्रामीण प्रशासन। इसमें 2 लोग थे, पटवारी और चौधरी, पटवारी और चौधरी। ठीक है ना, शेर शाह की जो प्रशासन है उसमें क्या देखेंगे आपको, केंद्र प्रांत यहाँ नहीं मिलता है, केंद्र के बाद जिला, परगना और ग्रामीण। ठीक है ना, और जो जिला है वहाँ पर 2 अधिकारी, सिकदार और मुंसिफ मिलेंगे। और परगना में 3 अमील, मुंसिफ और कानून को। ठीक है ना, और ग्राम में चौधरी और पटवारी। ठीक है ना, ये। अब आगे आते हैं भू राजस्व व्यवस्था इनका जो था, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, उनके भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। ठीक है ना, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, शेर शाह की। शेर शाह ने बीघा को आधार बनाते हुए माप एवं सर्वेक्षण कराया। ठीक है ना, इसको याद रखिए, इसको बीघा को आधार बनाते हुए माप एवं सर्वेक्षण कराया। भूमि को 3 भागों में, उत्तम, मध्यम और निम्न भाग में बांटा। ठीक है ना, उत्तम, मध्यम और निम्न में बांटा गया। ठीक है ना, इसको याद रखें। शेर शाह ने किसको आधार बनाया, बीघा को आधार बनाया। और उसके आधार बनाते हुए उनका जमीन को सर्वेक्षण। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों कि देखिए इसमें क्या है कि शेर शाह सूरी, यहाँ पे हम लोग भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें जो शेर शाह सूरी ने इसको क्या, बीघा को आधार बनाते हुए अपनी जो जमीनें को क्या हुआ, माप एवं सर्वेक्षण करा और जमीनों को 3 भागों में बांटा, उत्तम, मध्यम और निम्न भागों में। ये याद रखें। उसने किसानों से 1/3 भाग राजस्व कर वसूले। कितना, 1/3 भाग, इसको याद रखिए। 1/3 कर वो क्या करता था, राजस्व वसूलता था। शेर शाह सूरी ने किसानों को ऋण दिया। ठीक है ना, क्या दिया, ऋण दिया तथा उन्हें उपज के लिए प्रोत्साहित किया। उनको ऋण भी दिए किसानों को और उपज के लिए क्या, प्रोत्साहित किया। उन्हें पट्टा दिया तथा काबूलियत लिया और पट्टा भी दिए। ठीक है ना, पट्टा दिए और काबूलियत लिया। ठीक है ना, काबूलियत लिया मतलब कि देखो, पट्टा देना होता है कि ज़मीन को क्या है ना कि एक ही मतलब कि ये ज़मीन करो, कुछ हिस्सा हमें दे देना। ठीक है ना, ये पट्टा ऐसा होता है। और काबूलियत मतलब जैसे वो ऋण देते थे ना, तो वो ये लेते थे ना कि काबूलियत, हाँ हम इतने में वापस कर देंगे। ठीक है ना, ये तो उनकी भू राजस्व व्यवस्था क्या थी, पहले उन्होंने भूमि का सर्वेक्षण, मापन करवाया और ठीक है ना, और उसके आधार पर 3 भागों में बांटा, उत्तम, मध्यम और इसमें। ठीक है ना, और किसके आधार पर, बीघा का आधार बनाते हुए ये। फिर उनका जो राजस्व था 1/3 था भू राजस्व। फिर शेर शाह ने किसानों को क्या दिया, ऋण दिया और उसके ऊपर पट्टा तथा कबूलियत लिया। ये आपको याद रखना। फिर आगे देखते हैं सैनिक सुधार। सैनिक सुधार में क्या होता है, अलाउद्दीन की भांति दाग एवं चेहरा प्रणाली लागू किया। जैसे अलाउद्दीन ने भी क्या हुआ, दाग एवं चेहरा प्रणाली लागू किया था ना, वैसा ही इन्होंने भी लागू किया। ये याद रखना। भूमि के बदले सैनिकों को नगद वेतन। यहाँ ये क्या देने लगी, सैनिक को क्या देने लगे, नगद वेतन। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। वो भूमि की नहीं देते थे कि आपको ये भूमि में से इतने से आपने क्या राजस्व वसूली करना, बल्कि नगद वेतन देते थे। ठीक है ना, फिर है सेना में हल्के तोपों का प्रयोग को बढ़ावा दिया। कैसे तोपों, हल्के तोपों का प्रयोग को बढ़ावा दिया। ये सैनिक में आपको याद रखना। सैनिक सुधार में उन्होंने क्या किया, दाग एवं चेहरा प्रणाली को लागू किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने भूमि के बदले सैनिकों को नगद वेतन और हल्के तोपों का प्रयोग किया। आगे हम लोग देखते हैं कल्याणकारी कार्य उन्होंने क्या किया। तो वर्तमान में जो जीटी रोड है, ठीक है ना, जीटी रोड सहित, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है ना, इसके सहित 4 सड़कों का निर्माण करवाया। ठीक है ना, ग्रांड जीटी रोड का भी निर्माण करवाया और इसके अलावा 4 सड़कों का भी निर्माण करवाया। ठीक है ना, इसके सहित कितने, 4 सड़कों का निर्माण करा। सड़कों के किनारे 1700 सरायों का 1100 सरायों का निर्माण करवाया। ठीक है ना, सरायों मतलब होता है ना कि ये सड़क के किनारे कैसे होते हैं, कुछ स्थान बनाए जाते हैं जहाँ लोग क्या होते हैं ना, कुछ देर रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। वहाँ पानी के लिए कुआँ की व्यवस्था। ठीक है, ठहरने के लिए छोटा सा झोपड़ी वोपड़ी जैसा हो उस ज़माने में, ऐसा उन्होंने बनाने की कोशिश की। ठीक है ना, ये ऐसा दिया गया है। आगे फिर हम लोग देखते हैं अस्पताल एवं दान विभाग की स्थापना की। इसको याद रखना। क्या है, उन्होंने अस्पताल एवं क्या किया, दान विभाग की स्थापना की। ये आपको याद रखना है। क्या चीज़ का ये निर्माण किया, अस्पताल एवं दान विभाग का। फिर आगे चलते हैं, उसने सोने, चांदी तथा तांबे का सिक्का चलाया। किसका, सोने का, चांदी का और तांबे का सिक्का चलाया। उसके चांदी के सिक्कों
यह रुपये चांदी के चूँकि सिक्के को इसको क्या कहा जाता था, रुपया, ठीक है ना। को बाद में अंग्रेजों तथा स्वतंत्र भारत ने भी अपनाया। अभी हम लोग रुपया ही बोलते हैं जो पैसे होते हैं, ठीक है ना। हमारा जो करेंसी है उसको रुपया, ठीक है ना। वहाँ जो चांदी के सिक्के होते थे उनको उसको समय क्या बोला जाता था, रुपया, ठीक है ना। और उसके बाद अंग्रेजों ने और हमने भी रुपया को अडॉप्ट किया। और जो तांबे के सिक्के होते थे उनको क्या बोला जाता था उनके समय, दाम। जो तांबे के सिक्के उन्होंने चला उसको क्या बोला जाता था, दाम। और जो सोने के सिक्के उसको असरफी, ये याद रखना, सोने के सिक्के को असरफी, ठीक है। सोने के सिक्के को असरफी, चांदी के सिक्के को रुपया और तांबे के सिक्के को दाम, ये। फिर उसने कई स्थापत्य भवन संरचनाएं बनवाई, ठीक है ना। इसमें रोहतासगढ़ का किला, ठीक है ना, पश्चिम उत्तर में है रोहतासगढ़ का किला। उसके बाद पुराना किला, वो कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है ना। रोहतासगढ़ का किला बनवाया, पुराना किला बनवाया, वो दिल्ली में। सासाराम जो है उनका खुद का मकबरा है जो बिहार में है, सासाराम में अपना मकबरा बनाया। यह तालाब के बीचों बीच बना है, ठीक है ना। ये क्या क्या उन्होंने बनाया, रोहतासगढ़ का किला बनाया, पुराना किला बनाया और सासाराम में अपना मकबरा बनाया। ये उनके समय था, ठीक है ना। शेरशाह के कुछ ये उन्होंने जो कार्य किए थे, उन्होंने अभी हम लोग पढ़ रहे थे शेरशाह के जो कल्याणकारी कार्य थे, उन्होंने क्या, जीटी रोड बनाया और उसके जो बगल में सड़कों पर 1100 सरायों का निर्माण करवाया। फिर अस्पताल और दान विभाग की स्थापना की और सोने चांदी और तांबे के सिक्के उन्होंने चलाए। और जो उनका जो उस समय का जो चांदी का सिक्का है उसको अंग्रेज़ों और भारत ने स्वतंत्र जब हम लोग हुए तो उसको अडेप्ट कर लिया, जो हमारी करेंसी अभी रुपये ही है। उसके बाद उसने कई स्थापत्य भवन संरचनाएं बनवाई जिसमें रोहतासगढ़ का किला, पुराना किला, सासाराम का मकबरा, ये सब प्रमुख है, ठीक है ना। अब आते हैं शेरशाह के उत्तराधिकारी। अब क्या है ना कि जब शेरशाह चूँकि उनको 1545 में जो कि कलिंजर पर क्या कर रहे थे वो, कलिंजर को जीतने गए थे तो वहीं एक उन पर गोला, चूँकि ना गोला फेंके तो वापस वो रिटर्न आ जाता है, गिर जाता है, जिससे इनके जो वहाँ रखे रहते हैं ना भंडार बारूद का, वहाँ आग लग जाती है और उसी में घायल हो जाते हैं और उनके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं शेरशाह के बाद जो उत्तराधिकारी हुए 1545 से 1555 तक, इसमें था इस्लाम शाह, ठीक है ना। क्या हुआ, इस्लाम शाह। इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन कहा कि आगरा से क्या कर दिया, ग्वालियर, ये याद रखना। अपनी राजधानी कहाँ कर दी इन्होंने, ग्वालियर। और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया, उन्होंने जितने मुस्लिम कानून है उनको संहिताबद्ध किया, किसने, इस्लाम शाह ने, ठीक है ना। ये शेरशाह के बाद आते हैं इस्लाम शाह। अपनी राजधानी दिल्ली से क्या कर देते हैं, सॉरी आगरा से कहाँ कर देते हैं, ग्वालियर, ठीक है ना। और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध करवाए थे। फिर उसके बाद आते हैं फिरोज शाह सुर, ठीक है ना, फिरोज शाह सुर। इस्लाम शाह के बाद फिरोज शाह सुर। फिर उसके बाद आते हैं मोहम्मद आदिल शाह सुर, ठीक है ना, मोहम्मद आदिल शाह सुर। टेमू का उदय, ठीक है ना, रेवाड़ी का बैस सेनापति बना, 14वां तथा अंतिम विक्रमादित्य, ठीक है ना। मोहम्मद, देखिए फिरोज शाह सुर के बाद क्या आते हैं, मोहम्मद आदिल शाह सुर, बस इतना याद रखें। उसके बाद आते हैं इब्राहिम शाह सुर, ठीक है ना, इब्राहिम शाह सुर, ठीक है ना, आदिल शाह सुर, इब्राहिम सुर। अब फिर आते हैं सिकंदर शाह सुर, सिकंदर शाह सुर, ठीक है। लास्ट में क्या आते हैं, सिकंदर शाह सुर। ये कुछ उनके उत्तराधिकारी हुए, देख रहे हैं 1545 से 1555 के बीच में ये 1 2 3 4 5 शासक हुए। तो मतलब ये देखने को मिलता है कि उनके समय में क्या हुआ कि जो है गद्दी को लेकर कुछ संघर्ष हुए होंगे, ठीक है, कि इतने कम समय में इतने शासक, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं हुमायूं की वापसी। 1555 में मछीवाड़ा के युद्ध में अफगानों को पराजित किया, ठीक है ना, और आगरा पर कब्जा कर पुनः मुगल सत्ता की स्थापना की। कौन सा युद्ध, मछीवाड़ा का युद्ध 1555 में, ठीक है ना। उन्होंने फिर से अफगानों को हराया, चूँकि अफगान और शेरशाह सूरी अफगानी थे इसलिए उनको अफगानों यहाँ पर लिखा है ना। अफगानों को पराजित करने के बाद उन्होंने फिर से यहाँ क्या, मुगल शाह को स्थापना की, ठीक है ना। इसको याद रखना है। 1585 में कब हुमायूं दोबारा तो मछीवाड़ा के युद्ध में। लेकिन 1556 में दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। कौन सी पुस्तकालय, दीनपना पुस्तकालय से गिरकर, ये भी याद करना, दीनपना पुस्तकालय से गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी परिस्थिति में अकबर शासक बने, इसी परिस्थिति में क्या हुआ, अकबर शासक बना। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, अकबर का जो टाइम है अगले वीडियो में इसके बाद से जो जितने सारे मुगल डायनेस्टी जो है उनको हम लोग ख़त्म कर लेंगे। अभी जो हमने इतना पढ़ा, ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद सेकेंड जो लेक्चर आएगा हम उसमें सारी चीज़ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं।